नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसके राजनीतिक जो विभाग थे उसके बारे में बात की थी। आज हम उपांत सूचनाओं को लेने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ पे जो उपांत सूचनाएं हैं, जब तक हम इस जो ऑस्ट्रेलियाई जो मुख्य भूभाग है, स्थलखंड है, इसके आसपास की सब चीज़ों के बारे में नहीं जान लेंगे तब तक हम इसका फिजिकल स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिजिकल स्टडी करने के लिए हमें उपांत जो सूचनाएं हैं, आसपास की जो सारी सूचनाएं हैं, वो भी हमें उनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूँ कि जो 1912 में जो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया वेगनर महोदय ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी है, तो उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो आज भी संपूर्ण विश्व के जो स्थलखंड हैं, संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीप हैं, वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं और एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस ओर खिसक रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस ओर खिसक रहा है। मतलब क्या हुआ, ये संपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग जो है, मुख्य भूमि का जो भाग है, ये इस ओर खिसक रहा है, इस ओर खिसक रहा है ऐसे। मतलब क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी भाग की ओर ऑस्ट्रेलिया खिसक रहा है, उत्तरी पूर्वी भाग की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर ऑस्ट्रेलिया जो है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत एक तो हमारा जो भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पठार है उसे काउंट करते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसके अंतर्गत एक तो हम भारत की मुख्य जो भूमि का दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है उसको काउंट करते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। एक तो भारतीय प्रायद्वीप है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी वाला जो भाग है, एक तो वो है, और एक ऑस्ट्रेलिया जो है मुख्य भूमि है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया खिसक रहा है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ये वाले जो भाग है, मतलब इस ओर कौन सी प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट है। अब प्रशांत प्लेट इस ओर है, जो कंपेरेटिवली ऑस्ट्रेलियन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अपेक्षा प्रशांत प्लेट क्या है? भारी है। मतलब इसकी अपेक्षा वो भारी है। अब भारी है तो मतलब यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका सबसे डेंस कहाँ हो रहा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का सबसे डेंस, जिसको हम कह रहे हैं मतलब सेपण, या सेपण कह सकते हैं, सबसे डेंस का मतलब सेपण कह सकते हैं, या अभिसरण कहाँ कर रही है वो, कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कन्वर्जन एक तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट के पास में हो रहा है, प्रशांत प्लेट के पास में हो रहा है। मतलब जो पैसिफिक प्लेट है उसके नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे दस रही है, नीचे की ओर दस रही है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात, अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, पूर्व में तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पैसिफिक प्लेट के नीचे दस रही है, जबकि उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर देखते हैं तो एक तो एशियन प्लेट है, एशियन प्लेट है जो अपेक्षाकृत भारी प्लेट है ना, संपूर्ण एशिया के ऊपर स्थित है, एशियन प्लेट भी भारी है। एक तो उस प्लेट की बात कर रहे हैं। दूसरी प्लेट है यहाँ पे जावा द्वीप के पास में जावा प्लेट है। तो ये दो जो प्लेटें हैं, इन दोनों के नीचे सबसे डेंस हो रहा है किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। तो यहाँ पे जो भाग है ये सीमांत कन्वर्जन वाला भाग है। यहाँ पे दोनों ही तरफ, पूर्व की तरफ भी और उत्तर पूर्व भाग जो है उसकी तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबसे डेंस कर रही है, धस रही है। एक तो ये चीज हो गई। अगर पूर्व में यहाँ पे देखिए इसके पास में उसके धसने से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो गर्त बने हैं, जैसे टोंगा गर्त है, कर्माडेक गर्त है, एक तो टोंगा गर्त है यहाँ पे प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर की ये जो प्लेट है या पैसिफिक जो प्लेट है उसके नीचे इसके सबसे डेंस करने के कारण क्या हुआ, एक तो टोंगा गर्त बन गया, टोंगा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच हो गया, और एक कर्माडेक ट्रेंच, ये दो ट्रेंच बन गए इस तरफ। जबकि उत्तरी पूर्व भाग की तरफ देखते हैं तो
जावा प्लेट के दक्षिण में एक तो जावा ट्रेंच, जिसको जावा ट्रेंच को ही सुंदा गर्त भी कहते हैं, सुंदा ट्रेंच भी कहते हैं, जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सुंदा ट्रेंच या गर्त, गर्त भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये निर्मित हो गया है, एक तो ये बात करेंगे हमने। अब देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपांत सूचनाओं को लेकर के हम बात करेंगे। उपांत सूचनाओं, इस शब्द को आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, उपांत सूचनाएं। आज के लिए महाद्वीप की क्या पढ़ने वाले हैं, उपांत सूचनाएं पढ़ने वाले हैं, उपांत सूचनाएं। अब उपांत सूचनाओं में हम एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम तिमोर सागर को लेंगे, उसके बाद में हम आराखुआ सागर को लेंगे, उसके बाद में हम कार्पेंट्री जो खाड़ी है उसको लेंगे, उसके बाद में हम केप यार्ड राइटिंग है उसको लेंगे 4 नंबर पर, उसके बाद में हम टॉरस जलसंधि जो है उसको 5 नंबर पर लेंगे, उसके बाद में कोरल सागर जो है उसको 6 नंबर पर लेंगे, उसके बाद में ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको हम 7 नंबर पर लेंगे, उसके बाद में तस्मान सागर जो है उसको हम 8 नंबर पर लेंगे, उसके बाद में तस्मान सागर के बाद में जो बॉस जलसंधि है, ये बॉस स्ट्रेट जिसको हम लिखा हुआ है, बॉस स्ट्रेट बॉस जलसंधि, इसको हम 9 नंबर पर लेंगे, और तस्मान जो द्वीप है उसको हम 10 नंबर पर लेंगे, उसके बाद में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को हम 11 नंबर पर लेंगे। देखिए इन सब चीजों को हम मुख्यतः आज उपांत सूचनाओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, उपांत सूचनाओं के अंतर्गत। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक चीज बात नहीं की थी, जो मकर रेखा है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, और मुख्यतः यह कौन से राज्य जो है, प्रांत जो है उनसे गुजरती है। एक तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, एक आपका जो उत्तरी प्रांत है उससे गुजरती है, एक क्वींसलैंड जो है प्रांत जिसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी प्रांत हो गया और क्वींसलैंड हो गया, इन 3 प्रांतीय 3 राज्यों से गुजरती है आपकी मकर रेखा। तो यहाँ पे एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, महान विभाजक पर्वत श्रेणी जो यहाँ पे इस तट के पास में विस्तृत है उत्तर से दक्षिण की ओर, उससे ही एक नदी निकलती है, फिटज राय। कौन सी नदी निकलती है, फिटज राय। देखिए मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि हम अफवाह तंत्र को अलग से पढ़ेंगे। फिटज राय, यह नदी क्या करती है, यह नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 4 बार काटती है मकर रेखा को। जबकि दक्षिणी अफ्रीका की एक नदी और है जिसका क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी क्या करती है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि फिटज राय जो नदी है यह क्या करती है, मकर रेखा को 4 बार काटती है। ठीक, तो ये बात हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम तिमोर सागर को लेकर के बात करेंगे। तिमोर सागर जो है, तिमोर सागर 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री तो क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश, और 120 डिग्री क्या हो गया, पूर्वी देशांतर। लैटिट्यूड अक्षांश होता है और लॉन्गिट्यूड देशांतर होता है, ठीक है ना। तो एक तो जो तिमोर सागर है इन अक्षांशों पर स्थित है, एक तो ये इसकी बात हो गई। दूसरी बात यह है हिंद महासागर का भाग है। कौन से महासागर की जलराशि है ये, हिंद महासागर, हिंद महासागर का भाग है, ये बात हो गई। उसके बाद में तीसरी इससे संबंधित जो बात है तिमोर सागर संबंधित, वो क्या है, इसकी जो लवणता है वो लवणता कितनी है, 34 से 37 प्रति 1000 ग्राम, 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता का संकेतक ये है। 1000 ग्राम जो जल है उसमें 35 ग्राम लवण की मात्रा होती है, इसका मतलब ये होता है सैलिनिटी, ठीक है ना। तो लवणता कितनी हो गई तिमोर सागर में, 34 प्रति 1000 ग्राम से 37 प्रति 1000 ग्राम लवणता हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, तिमोर सागर जो है इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार है। पेट्रोलियम एक तो पेट्रोल है, एक प्राकृतिक गैस है,
ठीक है, ये चीजें हो रही है तिमोर सागर में। तो मुख्यतः ये बातें हमने इससे संबंधित की, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आरापुरा सागर की। आरापुरा जो सागर है इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है उसकी हम बात कर लें। आरापुरा सागर को लेकर के 1 नंबर जो है उसकी बात तिमोर सागर की हमने की। 2 नंबर की बात कर रहे हैं आरापुरा सागर। आरापुरा सागर का जो अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है कहाँ पे ये लोकेशन रखता है। वैसे देखिए जनरली एक सभी की एक एक लोकेशन तो आप वैसे भी ध्यान रख लेंगे। अब ये तिमोर सागर किस दिशा की ओर है तो मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा की ओर है, उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर। तो ये भी हम इसमें विशेषताओं में लिखते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग की ओर, उत्तरी पश्चिमी भाग की उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर है। एक तो ये चीज हो। दूसरी बात हम किसकी कर रहे थे, आरापुरा सागर की। अब आरापुरा सागर जो है उसका एक तो 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, देशांतर अक्षांश विस्तार तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। अब पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में 135 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो ये इसका आरापुरा सागर का हो गया। उसके बाद में एक तो ये चीज हो गई आरापुरा सागर को लेकर के। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं आरापुरा सागर को लेकर के, इसका जो ये तटीय भाग है, यहाँ पे ये तटीय भाग है, यहाँ पे पेट्रोलियम जो है उसका उत्खनन किया जाता है। पेट्रोल का उत्खनन किया जाता है। एक ये इससे मुख्यतः, और यहाँ पे जो तापमान है वो हमेशा ज्यादा रहता है। यहाँ पे आरापुरा सागर के पास में जो तापमान है वो हमेशा ज्यादा रहता है। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे थे, टॉरस। 3 नंबर पर हम कारपेंटरी की जो खाड़ी है उसकी बात करेंगे। वैसे भी आरापुरा सागर एक ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है। एक ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में कारपेंटरी की खाड़ी तथा तिमोर सागर के मध्यवर्ती भाग में स्थित है कौन, आरापुरा सागर। इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। आरापुरा सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का। किसका भाग है, हिंद महासागर का। तिमोर सागर, सॉरी हिंद महासागर का भाग नहीं है, ये प्रशांत महासागर का भाग है। प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है, प्रशांत महासागर का भाग है। इस चीज को इस बुक में ध्यान कर लेंगे। अब कारपेंटरी की जो खाड़ी है, कारपेंटरी की खाड़ी एक तो उत्तरी प्रशांत, उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी जो प्रांत है उसमें, और एक क्वींसलैंड है, दोनों से संबंधित खाड़ी हो गई नहीं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, इस कारपेंटरी की खाड़ी का ये वाला जो कैप यार्ड प्रायद्वीप वाला जो भाग है, इसके पीछे वाला ये जो भाग है, ये वाला कारपेंटरी की खाड़ी का ये वाला जो भाग है, इस भाग में भी पेट्रोलियम के उत्खनन किया जाता है। पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसका उत्खनन किया जाता है। साथ में जो कैप यार्ड प्रायद्वीप है, यहाँ पे कैप यार्ड प्रायद्वीप की इस जगह एक खान है जिसका नाम है वीपा खान या वाइपा खान। क्या खान है, वीपा खान या वाइपा खान, वीपा या वाइपा। यहाँ पे बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। इस चीज को आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बात हम क्या कर रहे हैं, कारपेंटरी की खाड़ी की बात हमने की। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 4 नंबर पर कैप यार्ड प्रायद्वीप। कैप यार्ड जो प्रायद्वीप है, सबसे पहले तो कैप यार्ड प्रायद्वीप के बारे में हम क्या बात करेंगे कि कैप यार्ड जो प्रायद्वीप है यह क्वींसलैंड का ही उत्तरी प्रसार है, या यूं कहें क्वींसलैंड जो राज्य है उसका उत्तरी प्रसार किसके अंतर्गत आता है, कैप यार्ड प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। हम प्रायद्वीप कौन से भाग को कह रहे हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब इधर तो ये किससे घिरा हुआ है, कारपेंटरी की खाड़ी से घिरा हुआ है, जबकि इस ओर किससे घिरा हुआ है, कोरल सागर से घिरा हुआ है। और उत्तर में किससे घिरा हुआ है, टॉरस स्ट्रेट से घिरा हुआ है। मतलब 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग हो गया ना। तो कारपेंटरी की खाड़ी
इधर कोरल सागर और ऊपर आपका क्या है, टॉरस स्ट्रेट है, टॉरस जल संधि है। तो तीनों से जल से घिरा हुआ जो भाग होगा वो प्रायद्वीप कहलाएगा। और कौन सा प्रायद्वीप है, कैप यार्ड प्रायद्वीप, जिसके इस नोक पर, यहाँ पे इस नोक पर बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। प्रमुख जो खान है वो है द्वीपा या वाइपा खान, द्वीपा या वाइपा खान, इसको इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, टॉरस स्ट्रेट की। टॉरस स्ट्रेट की बात करते हैं। टॉरस स्ट्रेट देखिए क्या है कि वास्तव में जो टॉरस स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जल संधि। अब जल संधि लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। जल संधि जो है, जल संधि का मतलब होता है कि जल में तो संधि हो जाए और स्थल भाग पृथक हो जाए, स्थल भाग जो है वो अलग अलग हो जाए। अब स्थल भाग में कौन कौन से अलग हो रहे हैं, ये तो आपका न्यूगिनी द्वीप है। कौन सा द्वीप है, ये न्यूगिनी द्वीप है, ये आपका न्यूगिनी द्वीप है। और ये कैप यार्ड प्रायद्वीप है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का भाग है। तो न्यूगिनी द्वीप और कैप यार्ड प्रायद्वीप कौन सी जल संधि से अलग हो रही है, टॉरस जल संधि से अलग हो रहे हैं। साथ में ही कौन सी जलराशियां आपस में मिल रही है, जलराशि में कौन सी भी संधि हो रही है, वाटर लिंक किसे कह रही है अपन, वाटर लिंक मतलब जल में संधि कहाँ हो रही है, एक तो आपका जो आराफुरा सागर है वो और आपका कोरल सागर इस जल संधि से जुड़ते हैं, दोनों जल संधि से जुड़ जाते हैं। ठीक है, कोरल सागर और आराफुरा सागर टॉरस जल संधि से परस्पर जुड़ जाते हैं, इन दोनों में संधि हो जाती है। एक तो ये चीज हमने बात कर ली। ठीक है, टॉरस स्ट्रेट को लेकर के। अब हम बात किसकी करेंगे, कोरल सागर को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कोरल सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की किस ओर है, कार्पेंटर की खाड़ी की उत्तर की ओर थी, कैप यार्ड की क्वींसलैंड का उत्तरी प्रसार था, है ना। और आपका जो कोरल सागर है टॉरस जल संधि की उत्तर की ओर ही, कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया किस ओर है, उत्तरी पूर्वी भाग की ओर है। अगर हम कोरल सागर की बात करते हैं तो इसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। एक तो ये बात हो गई कोरल सागर से संबंधित। दूसरी बात क्या करेंगे, कोरल सागर जो है यह 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। 15 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश से 150 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वहां पे तो ये स्थित है आपका कोरल सागर। और कोरल सागर में जो परवाल निक्षेप वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में अगर हम परवाल से निर्मित वृत्तियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परवाल निर्मित जो निक्षेप है वो जमाव जो है, परवाल से निर्मित जो जमाव है वो यहीं पे पाए जाते हैं, इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग के पास में। तभी तो इस जलराशि को जो कि प्रशांत महासागर का आंतरिक भाग है, प्रशांत महासागर का आंतरिक भाग है जिसको हम कोरल सागर कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या हो गए यहाँ पे परवाल निक्षेप हो गए, परवाल निक्षेप हो गए। परवाल निक्षेपों का सर्वाधिक जमाव यहीं पे है। ठीक है, परवाल निक्षेपों का सर्वाधिक जमाव कोरल सागर के पास में ही है। तभी तो यहाँ पे देखिए आप ग्रेट बैरियर रीफ, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो भी चीजें हैं उनके नाम से पहले ग्रेट लगा हुआ है। जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रिब है, इसके पास में यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे जो है महान अवरोधक ग्रेट ड्वेलिंग रेंज यहाँ पे स्थित है, ग्रेट ड्वेलिंग रेंज है। इसी प्रकार से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, इसी प्रकार से यहाँ पे ग्रेट सैंडी कोस्टल है, यहाँ पे आपका जो ग्रेट विक्टोरिया कोस्टल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ना। तो सब चीजों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है, ग्रेट लगा हुआ है। एक तो ये बात हमने करी। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। कोरल सागर को लेकर के हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा सेपरेट तरीके से बात करेंगे। ग्रेट बैरियर जो द्वीप है इसको एक तो समुद्री बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री बगीचा कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्री बगीचा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। समुद्री बगीचा कहते हैं, एक इसको झूलता सागर भी कहते हैं, झूलता बगीचा या झूलता सागर। इनको भी मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा।
झूलता गार्डन, झूलता गार्डन कहते हैं इसको, समुद्री बगीचा कहते हैं, समुद्री बगीचा। इसको कह रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे लंबी परवाल निर्मित भित्ति है, जिसकी लंबाई कितनी है 1920 किलोमीटर भी आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर भी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगी, कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर भी मिल जाएगी, जिसको झूलता गार्डन कहते हैं, समुद्री बगीचा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वाला भाग। अगर हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरिक स्थिति की बात करते हैं तो यह इस कैप यार्क लाइनिंग के पास से इसका प्रारंभ होता है और लगभग यह और नीचे तक आती है, यहाँ तक ये आती है। पूरा जो है आपका क्वींसलैंड वहां तक इसका विस्तार है, इस तट के पास में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसके पास में यह ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट का मतलब महान होता है, बैरियर का मतलब अवरोधक होता है, रीफ का मतलब भित्ति होता है, परवाल भित्ति, परवाल से निर्मित। परवाल क्या होता है, एक महासागरीय जीव होता है जिसको हम मूंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं, कोरल भी कहते हैं, पोलिप भी कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि मूंगा जो जीव है वो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल तैयार करता है, जो चूना जो होता है उसका खोल तैयार करता है। खोल, उस खोल से अपना घर या घरौंदा बनाता है, अपना ढांचा जो है, जहाँ पे वो मूंगा अति सूक्ष्म प्रकार का जो सागरीय जीव है जो रहता है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में ही अपना घरौंदा बनाता है, घर बनाता है। ठीक है, तो उससे निर्मित जब बहुत सारे जीव मरते रहते हैं तो उनके ऊपर नवीनतम जो जीव है, दूसरे जीव उनके ऊपर घर बनाते रहते हैं। इस प्रकार से इसका विस्तार लगातार होता रहता है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, अब इसको झूलता गार्डन भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ऐसे लगता है कि इसका विस्तार कभी अधिक होता है, कभी घटता है। क्यों घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि जो इस प्रकार की जो परवाल भित्तियां होती हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम है जोक्सा थराई प्रकार की वनस्पति। क्या होता है उसका नाम, जोक्सा, जोक्सा थराई प्रकार की वनस्पति उगती है। जोक्सा थराई प्रकार की वनस्पति उगती है। अब आप लास्ट क्लास में चीज देख चुके कि ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप, इसके मुख्य जो शहर या नगर जो महानगर जो है वो सारे इस तट के पास में ही है। और इन तटों के पास में विकसित जो नगर हैं इनसे प्रदूषित जल इस भाग में पहुंचता रहता है और उस प्रदूषित जल से यहाँ पे जो परवाल के लिए जो आदर्श दशाएं होती हैं वो भंग हो जाती हैं, है ना। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये जोक्सा थराई प्रकार की जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है। अब जोक्सा थराई प्रकार की वनस्पति नष्ट हो जाएगी जो रंग बिरंगे फूलों के रूप में होती है, ये रंग बिरंगी वनस्पति होती है। तभी तो इसको गार्डन की संख्या दे रहे हैं, तभी तो इसको हम बगीचा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नष्ट हो जाती है। जब ये नष्ट हो जाती है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है, चूना का जो खोल होता है वो दिखाई देने लगता है और इस प्रकार से धीरे धीरे इसका जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है। मतलब क्या हुआ, ग्रेट बैरियर रीफ का जो वर्तमान जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल घट रहा है, ठीक है ना। एक तो ये चीज। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, जब जोक्सा थराई प्रकार की वनस्पति इस ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर से हट जाएगी तो इस प्रकार की प्रक्रिया को और उसका जो सफेद खोल होता है वो दिखाई देने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है वो दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम परवाल विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने ये बात कर ली। अब ये यहाँ से 9 डिग्री दक्षिण अक्षांश से साउथ लैटिट्यूड से ये 22 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक स्थित है। कितनी, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 9 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। आपको इसी रूप में ध्यान करना पड़ेगा। 9 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 22 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो उत्तरी भाग है, कैप यार्क प्रायद्वीप के पास वाला जो भाग है, उत्तरी भाग तो इसका 38 किलोमीटर दूर है। तट से कितने किलोमीटर दूर है,
38 किलोमीटर दूर है, जबकि इसका दक्षिणी जो भाग है, ये वाला भाग जो है, इसको हमने पास में बना दिया, थोड़ा दूर, ये दूर हटता चला जाता है दक्षिण की ओर। दक्षिणी जो भाग है ये 240 किलोमीटर दूर है। तट से कितने किलोमीटर दूर है? 240 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, 240 किलोमीटर दूर है। दक्षिणी भाग तट से अधिक दूरी पर स्थित है, जबकि उत्तरी भाग तट से कम दूरी पर स्थित है, 38 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं तस्मान सागर की। इसकी बात करेंगे, तस्मान सागर की बात करेंगे। अब देखिए, तस्मान सागर को लेकर के सबसे पहले तो हम इसका अक्षांश और देशांतरी जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तस्मान सागर को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की कौन सी दिशा में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसको ये कौन सा भाग है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अब तस्मान सागर का जो अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है उसकी हम बात करें। इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और अक्षांशीय विस्तार में देखते हैं तो 160 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 160 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन? तस्मान सागर। तस्मान सागर की लवणता भी उच्च होती है। तस्मान सागर की जो लवणता है वो भी उच्च होती है। कितनी होती है इसकी लवणता? इसकी लवणता 34 प्रति 1000 ग्राम, 34 प्रति 1000 ग्राम से 37 प्रति 1000 ग्राम तक होती है, ठीक है। इसकी लवणता है, इसकी तस्मान सागर की लवणता है। और तस्मान सागर का ये वाला जो भाग है, तस्मान सागर का ये वाला जो भाग है, ये उत्तरी जो भाग है, ये क्वींसलैंड समुद्री पठार के रूप में है। क्वींसलैंड समुद्री पठार का विस्तार है इस तस्मान सागर के उत्तरी भाग में। यहाँ पे क्वींसलैंड समुद्री पठार है यहाँ पे, इस भाग के उत्तर की ओर, तस्मान सागर के उत्तर की ओर। एक बात और मैं बता दूं आपको, ग्रेट बैरियर रीफ की खोज किसने की थी? इसकी ग्रेट बैरियर रीफ की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी? जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी ना, जेम्स कुक, जिस लास्ट क्लास में हम बात कर चुके, तो कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी? कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक, जेम्स कुक वही है ये। कैप्टन कुक कह लीजिए या जेम्स कुक कह लीजिए। कब की थी? 1930 में, 1930 में की थी कैप्टन कुक ने। जेम्स कुक जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, किसकी खोज की थी? ग्रेट बैरियर रीफ की। हम बात किसकी कर रहे हैं? तस्मान सागर की। तस्मान सागर का उत्तरी ये वाला भाग क्या कहलाता है? क्वींसलैंड समुद्री पठार का विस्तार है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। उसके बाद में हम बात करेंगे बोस स्ट्रेट की, बोस जलसंधि। एक तो ये है जलसंधि क्या करती है कि जो ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित जो प्रदेश है, कौन सा? तस्मान द्वीप के ऊपर स्थित तस्मानिया। कौन सा राज्य है? तस्मानिया। ये तस्मानिया है, किसके ऊपर स्थित है? तस्मान द्वीप के ऊपर स्थित है। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है कौन सी जलसंधि? बोस स्ट्रेट, बोस जलसंधि, ठीक है। एक तो ये ध्यान कर लेंगे आप। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से जल भागों को ये अलग, स्थल भागों को तो हमने पता कर लिया कि स्थल भाग एक तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मान द्वीप से अलग करती है। तस्मान द्वीप को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है बोस स्ट्रेट या बोस जलसंधि, ठीक है। और जलाशय कौन कौन सी मिलाती है? एक तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है उसको तस्मान सागर से जोड़ती है। तस्मान सागर से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ती है कौन सी जलसंधि? बोस जलसंधि। इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं तस्मान द्वीप को लेकर के। तस्मान द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, तस्मान द्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका क्या नाम है? माउंट ओसा। माउंट ओसा, इस पर्वत चोटी का नाम है माउंट ओसा। मतलब तस्मान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओसा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1617 मीटर।
1617 मीटर। जबकि देखिए हम भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो भौतिक प्रदेशों में क्या है कि भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है यहाँ पे स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है कोसी उसको, तो उसकी 2228 मीटर ऊंचाई है, 2228 मीटर ऊंचाई है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोसी उसको, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। जबकि माउंट ओसा जो है ये तस्मान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1617 मीटर है। एक तो इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट किसका भाग है? हिंद महासागर का भाग है। इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के उत्तरी भाग में, इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के उत्तरी भाग में 3 संकीर्ण खाड़ियां, 3 क्या है? संकीर्ण खाड़ियां, संकीर्ण खाड़ियां, जिसकी लास्ट क्लास में भी हमने बात कर ली थी, जो भ्रंश या फिर दरार के रूप में निर्मित हुई है, भ्रंश के रूप में या दरार के रूप में निर्मित हुई है, जिनकी हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। सबसे पास में यहाँ पे ये तो क्या है? स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। उसके बाद में ये दूसरी कौन सी है? सेंट विंसेंट की खाड़ी, सेंट विंसेंट की खाड़ी, सेंट विंसेंट की खाड़ी। उसके बाद में यहाँ पे सेंट विंसेंट के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर कौन है? स्पेंसर की खाड़ी, दूसरे नंबर पर कौन है? सेंट विंसेंट की खाड़ी, और तीसरे नंबर पर है एनकाउंटर की खाड़ी, एनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे ये छोटा सा द्वीप है कंगारू द्वीप, जिसकी लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, जिसके ऊपर कंगारू काई, कंगारू पार्क जो है ना वो स्थित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को इस रूप में आपको ध्यान करना है। देखिए हम इन सब चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, हम उपांत सूचनाओं को लेकर की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस मुख्य भूमि का हमें फिजिकल भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी जलवायु भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, जलवायु पढ़नी पड़ेगी, मिट्टियाँ पढ़नी पड़ेगी, भौतिक प्रदेश पढ़ने पड़ेंगे, नदियाँ पढ़नी पड़ेगी, अफवाह तंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो इस मुख्य भूभाग जो है इसके ऊपर इन उपांत सूचनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे ये जो डैश डैश आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी सागरी धारा है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, जो कैसी धारा है? ठंडी धारा है, जो यहाँ के तापमान को कम कर देती है, स्तर भाग के तापमान को कम कर देती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में, यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में महान डेजर्ट जो है, महान मरुस्थलीय भूभाग निर्मित हो गया है। महान मरुस्थलीय भूभाग के उत्पन्न होने के पीछे कौन सी धारा को उत्तरदायी माना जाता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा को उत्तरदायी माना जाता है। इसी कारण यहाँ पे ग्रेट सिम्पसन का मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है ना, ये और ये सारे जो मरुस्थल है यहाँ पे निर्मित हो गए हैं। इसी कारण जो निर्मित हुए हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के कारण। ये एक जो है एक धारा ये भी है, ये कौन सी धारा है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की ओर चलती है, ये है दक्षिणी हिंद महासागरीय पछवा ड्रिफ्ट है, दक्षिणी हिंद महासागरीय पछवा ड्रिफ्ट है। इस दक्षिणी हिंद महासागरीय पछवा ड्रिफ्ट के कारण ही ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इस भाग का जो तापमान है वो कम हो जाता है, इस भाग का तापमान कम हो जाता है। तो एक इस ओर भी एक धारा है, ये देखिए डैश डैश मैंने दिखाया हुआ है, ये डैश डैश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डैश डैश, ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है, इस ओर प्रशांत महासागर है, यहाँ पे इस ओर हिंद महासागर है, ठीक है ना, ऊपर भी हिंद महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जो महासागरीय धाराएं जो प्रवाहित होती हैं उनमें दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रशांत जो गर्म जल धारा है वो यहाँ पे क्या करती है कि इस कैप यार प्रायद्वीप से टकराती है और जो इंडोनेशियन द्वीप समूह है उससे टकराती है। टकराने के बाद में ये दक्षिण की ओर हो जाती है, कोरियोलिस बल का प्रभाव भी इसके ऊपर लगता है।
और ये दक्षिण की ओर हो जाती है। और इस प्रकार से ये कौन सी धारा हो गई? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जल धारा। इसी के कारण इस तस्मान सागर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तभी तो यहाँ पे जल जो है वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। और इसका जो इसकी जो लवणता है वो लवणता क्या हमने बात की ना 34 से 37 प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है तस्मान सागर की। तो इस प्रकार से इसी के कारण इसका तापमान बढ़ा हुआ है। अब देखिए छोटी सी एक बात और हम कर ले इसके साथ में ही। देखिए मैंने ये आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। हालांकि सेपरेट तरीके से हम न्यूजीलैंड को अलग क्लास में लेंगे। दोनों को उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप इनके मध्य में एक जलसंधि है कुक स्ट्रेट। इसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। न्यूजीलैंड के नीचे की ओर एक छोटा सा आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है स्टुअर्ट द्वीप। और स्टुअर्ट द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य में एक जल राशि है, मतलब जलसंधि है, जिसका क्या नाम है? फोवेक्स स्ट्रेट, जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी कर ली थी। ठीक है ना? एक तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में हम एक चीज और करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि हम इस न्यूजीलैंड को माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत शामिल करते थे, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ कि पहले तक तो क्या था 7 महाद्वीप ही थे। कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीपों के बारे में आप जानते थे, लेकिन एक महाद्वीप की चर्चा और हो गई है। मतलब क्या हुआ? एक महाद्वीप की खोज वैज्ञानिकों के द्वारा और कर ली गई है और वह महाद्वीप जो है वो यहाँ पे है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जली इंडिया। महाद्वीप का नाम क्या है? जली इंडिया। इस महाद्वीप का नाम है जली इंडिया। इस महाद्वीप के अंतर्गत देखिए, इस महाद्वीप के बारे में हम बात करते हैं, इसका नाम तो जली इंडिया हो गया। इस महाद्वीप का 94% जो भाग है वो प्रशांत महासागरीय जो तली है, प्रशांत महासागर का जो नित्तल है उसके नीचे डूबा हुआ है, उसके नीचे डूबा हुआ है, जलमग्न भाग के रूप में है। 94% जो भाग है जल इंडिया जो है, इसका 94% जो भाग है वो प्रशांत महासागर के नित्तल के नीचे डूबा हुआ है, मतलब जल के नीचे डूबा हुआ है। एक तो ये बात। 6% जो भाग रहे हैं उस 6% भाग के ऊपर ही कौन कौन से भाग, उस 6% भाग के ही कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं हमें? एक तो आपका न्यूजीलैंड, एक तो आपका न्यूजीलैंड उस 6% वाले भाग के ऊपर ही स्थित है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो मुख्यतः माइक्रोनेशिया द्वीपों का ही भाग है, न्यू कैलिडोनिया। एक देश है न्यू कैलिडोनिया। क्या नाम है देश का? न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया। ये 2 देश स्थित हैं इस 6% भाग के ऊपर। एक तो आपका न्यूजीलैंड, दूसरा है न्यू कैलिडोनिया। ये 2 भाग ही इस भाग के ऊपर स्थित है। ठीक है? तो जले इंडिया की अगर आपसे कोई पूछता है कि जले इंडिया जो है वो 8वें महाद्वीप के रूप में, हालांकि फिलहाल जो महासागरीय जल संगठन जो है उन्होंने इसको मान्यता दी नहीं है, वैसे इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जानकारी तो उपलब्ध करवा दी है। तो इस प्रकार से आपको सेपरेट तरीके से हमने उपांत सूचनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। उपांत सूचनाओं को लेकर के हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है और उन भागों के बारे में आप इसमें एक बार रिवाइज कर दो कि उन भागों को भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपका ये न्यू गिनी जो द्वीप है, ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह जो है ये मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग है। किसका भाग है? मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग है। और इसके जस्ट ऊपर जो है, जो द्वीपों का छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है वो कौन सा है? यहाँ पे ऊपर जो द्वीप है वो है पोलिनेशिया द्वीप समूह है। और ऑस्ट्रेलिया के इस उत्तरी पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भाग में जितने भी द्वीप हैं वो माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विभागों की बात करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया को सांस्कृतिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दूसरा भाग मेलानेशिया द्वीप समूह, तीसरा भाग पोलिनेशिया द्वीप समूह, चौथा भाग माइक्रोनेशिया द्वीप समूह है। तो ये भाग आपके मुख्यतः इस प्रकार से हो जाते हैं। तो आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।